नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम जानेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, आप सबको पता है हमारा देश काफ़ी डाइवर्स है। अलग अलग रीजन में अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है, अलग अलग टेरेन है, अलग अलग टाइप ऑफ सोइल है, अलग अलग टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। तो हमारे देश में अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लेके आना है तो हमें अलग अलग रीजियंस को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिलिनिएट करना जरूरी है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब यह होता है दोस्तों, द लैंड दैट इज सुइटेबल फॉर ग्रोविंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप। तो एक एक टाइप ऑफ क्रॉप के लिए एक एक लैंड को सुइटेबल बना देना। एक्चुअली वो नेचुरली सुइटेबल रहता है क्योंकि एक एक एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, उसी टाइप का सोइल रहता है, तो एक एक क्रॉप के लिए एक एक एरिया सुइटेबल रहता है। तो इसी तरह एक एक क्रॉप के लिए देश को डिलिनिएट किया हुआ है कम से कम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। ये डिलिनिएशन एक्चुअली किया था एस्टवेल प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन ने अपना 7th 5-year प्लान में 1989 में 15 क्लाइमेटिक जोन्स, बेसिकली 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में पूरे देश को डिवाइड किया है। तो आज इस वीडियो में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में डिटेली जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, देखिए हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, फार्मर्स का इनकम को डबल करना है। तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज तो ऑलरेडी है, नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज है, तो हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक एक एरिया में एक एक क्रॉप को कल्टीवेट करना है। आप देखिए, अगर मैं चाहूंगा बासमती राइस साउथ इंडिया में कल्टीवेट करना है तो साउथ इंडिया में बासमती राइस के लिए सुइटेबल क्लाइमेट नहीं है। तो एक एक एरिया को एक एक क्रॉप ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है, वही क्रॉप अगर आप कल्टीवेट करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है कि नहीं। आप देखिए ये जो डिलिनिएशन किस तरह किया है, क्लाइमेटिक जोन्स को बेस्ड ऑन सोइल, वाटर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब देख के प्लानिंग कमीशन ने डिवाइड किया था। मतलब एक एक एरिया का सोइल कैसा है, वाटर कैसा है, रेनफॉल कितना अवेलेबल है, टेम्परेचर कैसा मेंटेन होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स वर डिवाइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1989, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ने ये डिलिनिएशन कैसे किया था, एक्चुअली इन्होंने लैंड सर्वे, सोइल सर्वे एंड एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ रूरल इंडिया किया था, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन का डेफिनेशन और एक बार मैं बता देता हूं, इट इज अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स सुइटेबल फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवेट्स, ठीक है, क्लियर है। आप देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन जैसा और एक डिवीजन है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। अब ये क्या होता है, देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है आप समझ गए, मतलब एक एक रीजन को डिवाइड किया है टाइप ऑफ सोइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, उसके हिसाब से। जब आप क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड करोगे वहां जो लैंड यूनिट होगा ना, उसे आप एग्रो इकोलॉजिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और कौन कौन से एग्रो इकोलॉजिकल जोन है इंडिया में। अब दोस्तों, जब ये डिलिनिएशन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स या जोन्स हुआ था, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग के टाइम पर आपको इस तरह के वर्ड्स या टर्म्स यूज करना जरूरी है। देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिलिनिएटिंग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स आर, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब इंक्रीज करना है, फार्मर्स का इनकम को डबल करना है या फिर इंक्रीज करना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ठीक है, एंड टू मेक ए जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की जुडिशियस यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, फिर रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो रीजनल इनइक्वालिटीज होता है, रीजनल इनइक्वालिटीज मतलब कुछ एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कुछ एरिया में कम प्रोडक्शन होता है। तो अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न्स देके एक एक क्लाइमेटिक जोन में क्या क्रॉप कल्टीवेट करना चाहिए वो सब देख के करोगे तो ये जो रीजनल इंबैलेंस है, इनइक्वालिटीज है, ये आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिनिएटिंग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, विच आर द 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। देखिए इस मैप में पूरा नंबरिंग दिया हुआ है। नंबर 1 वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड उत्तराखंड स्टेट, ये तीनों आता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। फिर ईस्टर्न हिमालयन रीजन में पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है। फिर 3 लोअर गैंगेटिक प्लेन्स रीजन, ये आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल एरिया है जो लोअर गैंगेटिक प्लेन्स रीजन है। 4 एंड 5 देखिए मिडिल गैंगेटिक प्लेन रीजन एंड अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, आप इधर देख सकते हो यूपी बिहार वाला एरिया है। फिर ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन में कौन सा आएगा, आप इधर देख सकते हो पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट से। फिर ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, ये नंबर 7 में आता है, आप इधर देख सकते हो। इधर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एरिया है, वेस्ट बंगाल का है थोड़ा सा, ओडिशा है, तेलंगाना है, राइट।
फिर सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स है 8 में, अब इधर देख सकते हो थोड़ा सा राजस्थान मध्य प्रदेश आता है। साउथ सथेन प्लेट्यू एंड हिल्स है नंबर 10 में, ये डेक्कन रीजन आता है। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। फिर ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स ये नंबर 11, ये पूरा कोरोमांडल कोस्ट आता है, ठीक है, ये वाला एरिया है नंबर 11। नंबर 12 है वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट्स रीजन, आप इधर देख सकते हो पूरा वेस्टर्न घाट्स का प्लेन रीजन है, ठीक है। फिर नंबर 13 गुजरात प्लेन्स, इसमें पूरा गुजरात के प्लेन्स रीजन आता है। फिर वेस्टर्न ड्राई रीजन है, वेस्टर्न ड्राई रीजन ऑब्वियसली राजस्थान वाला डेजर्ट वाला एरिया है जहां थार डेजर्ट है। फिर नंबर 15 आइलैंड्स रीजन, ऑब्वियसली बात है नंबर 15 आइलैंड्स होगा, हमारे 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात यह था, हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसे NARP या फिर नार्प बोलते हैं। इन्होंने हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में एक एक जोनल रिसर्च सेंटर सेटअप किया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। एक एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में एक एक जोनल रिसर्च सेंटर भी सेटअप किया है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, राइट। अब ये सेंटर का काम क्या रहेगा, देखिए इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द रीजन को एनालाइज करना है, मतलब एक एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन का इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसा है, ये सब एनालाइज करने का। अब दोस्तों फाइनली मैंने आपको यह भी बोला था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स भी है, मतलब जहां ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन आता है उधर के लैंड यूनिट को एग्रो इकोलॉजिकल जोन या रीजन्स बोलते हैं। अब ये कौन कौन सा है हमारे देश में, आप इधर देख सकते हो, एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए वेस्टर्न हिमालय से, वेस्टर्न प्लेन्स है जहां कच्छ एंड पार्ट ऑफ कटिवारा पेनिनसुला आता है, फिर हमारा डेक्कन प्लेट्यू, फिर नॉर्थर्न प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड्स, आरावली माउंटेन रेंजेस, फिर सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स है, गुजरात प्लेन्स, कटियावार पेनिनसुला अगेन, डेक्कन प्लेट्यू, हॉट सेमी एरिड इको रीजन, डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट्स। देखिए आप पढ़ सकते हो, बेसिकली मैंने आपको जितने भी एरिया इधर दिखाया था ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन का, उधर कौन कौन से लैंड यूनिट आता है उसके हिसाब से एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैं इसका PDF आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, तब आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।